हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द स्ट्रेंजर्स। सो इससे पहले वाले वीडियो में हम अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे, गैमेटोजेनेसिस। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इनसाइड टेस्टिस। आज हमें देखना है गैमेटोजेनेसिस का सेकंड पार्ट यानी oogenesis, दैट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन ओवरी। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी कुछ डिफरेंट है यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस से। oogenesis से हर साल क्वेश्चन आता है। oogenesis से रिलेटेड हमारा एक और टॉपिक हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। उस चीज़ों को भी हम लोग साथ साथ यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे oogenesis का प्रोसेस हो कैसे रहा है, कहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हमारा हाफ हो रहा है, कहाँ पे हमारा मियोसिस हो रहा है, कहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, सेम टू सेम जैसा हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था। फिर सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे हार्मोनल रेगुलेशन। जैसे हमने देखा था वहाँ पे हार्मोनल रेगुलेशन स्पर्मेटोजेनेसिस में कैसे लेडिक सेल, सर्टोली सेल, इन सारी चीज़ें हमारी कंट्रोल कर रही थी, कैसे पॉजिटिव फीडबैक जा रहा था, कैसे नेगेटिव फीडबैक जा रहा था। वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी oogenesis का हार्मोनल रेगुलेशन देखेंगे। यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन किस तरह से काम करते हैं, कब लेवल हाई होने पे कैसे कैसे हमारा प्रोसेस रेगुलेट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपल प्रोसेस oogenesis हो कैसे रहा है। पहली चीज़, oogenesis का मतलब क्या है। oogenesis मीन्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इनसाइड फीमेल बॉडी, दैट इज इनसाइड ओवरी। डिफरेंट क्या है यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस से। स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा प्रोसेस आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, ये सभी चीज़ें हमारी वहाँ पे कब बन रही थी, आफ्टर प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी जब हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हुए तब। लेकिन oogenesis में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे हमारे जितने भी oogonia बनने होते हैं, जितने भी हमारे प्राइमरी oogonia बनने होते हैं, वो सभी के सभी हमारे कब बन चुके हो, इंट्रा यूटेराइन लाइफ। यहाँ पे मैंने लिखा भी है IUL, अप टू 25th वीक ऑफ IUL, अप टू 25th वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ। जितने भी oogonia बनने होते हैं सब के सब, यानी मिलियंस ऑफ oogonia बर्थ से पहले ही बन चुके हैं। आफ्टर बर्थ यानी आफ्टर प्यूबर्टी यहाँ पे क्या होने वाला है, सिर्फ उनका मैच्योरेशन वाला प्रोसेस होने वाला है। जैसे हमने वहाँ पे भी देखा था मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज, ये तीनों ही फेज हमारे प्यूबर्टी के बाद चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज, ये क्या है हमारा PGC, प्राइमोडियल जर्म सेल विच इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक इन डेवलपमेंट, यानी हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से एक लेयर हमारा बनता है प्राइमोडियल जर्म सेल। फिर यही प्राइमोडियल जर्म सेल हमारा मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस में काम कराता है, फीमेल्स में क्या कराता है, oogenesis, यानी टेस्टिस और ओवरी में फंक्शन करता है। PGC में, यानी PGC हमारा कैसा है, डिप्लॉयड है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनल मेम्ब्रेन है, यानी एम्ब्रियो का बना है। एम्ब्रियो का बना होगा हमारा, जाइगोट का बना होगा, यानी ये भी कैसा है हमारा, डिप्लॉयड है। PGC विच इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एक्स्ट्रा गोनेडल इन डेवलपमेंट। PGC में क्या हुआ, सबसे पहले हमारा माइटोसिस हुआ, यानी अगर PGC डिप्लॉयड था, हमारा माइटोसिस के बाद जो बनेगा वो भी कैसा होने वाला है, डिप्लॉयड बनने वाला है। यानी मिलियंस ऑफ oogonia जो कि हमारे बनने हैं, जो कि आगे चल के हमारा oogenesis में हेल्प कराएंगे। मिलियंस ऑफ oogonia आगे चल के जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे, सभी oogonia हमारे कब बन चुके हैं, अप टू 25th वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ। यानी ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे बस हम नंबर इंक्रीज कर रहे थे। मिलियंस ऑफ एक PGC से हमने मिलियंस ऑफ oogonia बना लिया। इस फेज का हमने नाम क्या दिया, मल्टीप्लिकेशन फेज, और ये फेज हमारा कब हुआ, इंट्रा यूटेराइन लाइफ, IUL। सेकंड क्या है हमारा, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज भी हम देख रहे हैं, ये भी हमारे डिप्लॉयड है, यानी 44+XS क्रोमोसोम है, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम हो गए। यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, माइटोसिस ही हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे oogonia बने तो उनका साइज बस इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे उनका ग्रोथ हो रहा है। जैसे वहाँ पे हमने देखा था स्पर्मेटोगोनिया, पहले वो क्या कर रहा था, मल्टीप्लिकेशन फेज से स्पर्मेटोगोनिया टाइप A, टाइप B बनाया, फिर ग्रोथ फेज में उसने क्या किया, अपने सेल्स में ग्रोथ लाया। सिमिलरली यहाँ पे भी कह रहा है oogonia माइटोसिस के थ्रू अपने अंदर ग्रोथ लाएगा। उनका नाम अब क्या हो जाएगा हमारा, प्राइमरी oocyte, यानी एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारे फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट क्या है, प्राइमरी oocyte। एट द टाइम ऑफ बर्थ वहाँ oogonia नहीं प्रेजेंट है, oogonia किस में कन्वर्ट हो चुका है, प्राइमरी oocyte में है। दोनों एक ही चीज़, बस सेल का नाम चेंज हो चुका है क्योंकि सेल में अब ग्रोथ आ चुकी है। यानी एट द टाइम ऑफ बर्थ यहाँ पे अब क्या होने वाला है, हमारा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होने वाला है। जैसे वहाँ पे हमने देखा था फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कैसे हुआ था, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि पहला मियोटिक डिवीजन कहाँ हुआ और दूसरा मियोटिक डिवीजन कहाँ हुआ। अब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हमारा बर्थ के बाद ही होने वाला है, यानी एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हुआ, बट वो प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में रुक गया।
प्रोफेज 1 के 5 स्टेज होते हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इनफैक्ट क्लास 11th सेल डिवीजन वाले चैप्टर में दिया भी गया है यहाँ पे कि डिप्लोटीन स्टेज कुछ ऑर्गेनिज्म में बहुत ईयर्स तक चलता है, काफ़ी लंबे टाइम ड्यूरेशन तक चलता है। उसी का एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन फीमेल्स। यहाँ पे हुआ क्या, प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 स्टार्ट तो हो गया, लेकिन मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में वो मियोसिस रुक गया, यानी कुछ टाइम के लिए अरेस्ट हो गया। एक्चुअली वो किस टाइम के लिए अरेस्ट हुआ, अप टू प्यूबर्टी प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट है, यानी वो डिप्लोटीन तक ही रुका हुआ है, आगे का प्रोसेस नहीं होने वाला है, यानी पैकाइट डिप्लोटीन के बाद डाइकाइनेसिस नहीं होने वाला है, यानी मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुआ। बर्थ के टाइम पे मियोसिस 1 स्टार्ट तो हो गया, लेकिन बर्थ के टाइम पे मियोसिस 1 वहीं पे अरेस्ट हो गया। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट एंड अरेस्ट इन प्रोफेज अप टू प्यूबर्टी, यानी इस टाइम तक क्या हुआ हमारे, वो प्रोफेज तक अरेस्ट है। और यहाँ पे हमारा ये जो प्राइमरी oocyte बना था, अब इसके बाहर कुछ फॉलिकुलर लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ फॉलिकुलर लेयर एनसीईआरटी में दिया गया है कि कुछ फॉलिकल्स बनना स्टार्ट होते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल। फिर टर्शरी फॉलिकल के अंदर एक स्ट्रक्चर दिया है, एंट्रल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प कराता है ग्रोथ में। तो वो सारी चीज़ें एनसीईआरटी में दी गई हैं, उसको भी एक बार रीड करना ज़रूरी है। फिलहाल हम लोग बस प्रोसेस समझ रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट मियोटिक स्टेज में, यानी जब मियोसिस फर्स्ट में वो अरेस्ट है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइमरी oocyte के बाहर कुछ अलग से ग्रैन्युलोसा सेल्स का लेयर बनना स्टार्ट हो रहा है। नाम क्या हमने दिया, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, टर्शरी oocyte। फाइनली हमारा क्या होगा, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, यानी 3 लेयर के बाद उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलने लगे, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। उसके अंदर प्रेजेंट क्या है हमारा, प्राइमरी oocyte। क्लियर है ये बात, प्राइमरी oocyte कहाँ प्रेजेंट है, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर। अब मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल इस टाइम पे क्या हुआ हमारा, मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ यानी हमारा जो प्राइमरी oocyte अरेस्ट हुआ था वो क्या हुआ, अब मियोसिस 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। डिप्लोटीन स्टेज में वो कब अरेस्ट हो गया था, हमारे बर्थ के टाइम। प्यूबर्टी आते आते यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, यानी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हमारा कहाँ हुआ, प्राइमरी oocyte में, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हमारा कहाँ हुआ, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में। मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर ही हमारा क्या है, प्राइमरी oocyte। अब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, यानी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा, तो हमारे पास 2 सेल बनते हैं। क्रोमोसोम नंबर हाफ हमारा मियोसिस 1 में ही हो जाता है, मियोसिस 2 को हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। मियोसिस 1 हुआ, यानी यहाँ पे क्या होने वाले हैं, 2 सेल बनने वाले हैं। प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 हुआ तो नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte, यानी 2 सेल बनेंगे, एक का नाम है सेकेंडरी oocyte, सेकेंड वाले को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ कंसेप्ट है समझने वाला कि सेकेंडरी oocyte बना, मियोसिस 1 भी हुआ, यानी क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे हाफ में रिड्यूस हो गया, यानी 22 प्लस यहाँ पे 44 प्लस डबल एक्स था, यहाँ पे क्या हो गया 22 प्लस एक्स इसके पास आ गया, 22 प्लस एक्स पोलर बॉडी के पास आ गया। होने क्या वाला है यहाँ पे, सेकेंडरी oocyte, यानी एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जब ओव्यूलेशन हो रहा है तो फीमेल्स में क्या रिलीज हो रहा है, सेकेंडरी oocyte ही रिलीज हो रहा है। जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल रन कर रहा है, जिस फेज को हम लोग बोल रहे हैं मैच्योरेशन फेज, ये भी क्वेश्चन पूछा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम कौन सा फेज चल रहा है। मल्टीप्लिकेशन फेज और ग्रोथ फेज तो हमारा कब हो चुका है, बर्थ से पहले ही हो चुका है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम हमारा क्या चल रहा है, मैच्योरेशन फेज। यहाँ पे हमें करना क्या है, मैच्योरेशन फेज, यानी सेकेंडरी oocyte जब फीमेल्स में रिलीज हुआ, साथ ही साथ क्या बन गया, पोलर बॉडी। जानना जरूरी है पोलर बॉडी बना क्यों। पोलर बॉडी आगे चल के डिजनरेट होने वाला है, ये काफ़ी लोगों को पता होगा। डिजनरेट होने ही वाला है, तो इसे बनाया क्यों गया, ये जानना जरूरी है। इसे बनाया इसलिए गया पोलर बॉडी को, टू गेट रिड ऑफ द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का सेट था उसे हमें हटाना था, इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, पोलर बॉडी बना। अब पोलर बॉडी बना जो कि आगे चल के डिजनरेट होने वाला है। डिफरेंस देखते हैं दोनों में क्या है। सेकेंडरी oocyte जो कि सेल है हमारा फीमेल्स में जो रिलीज होने वाला है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, इसके पास 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम है। अब पूरा साइटोप्लाज्म इसके पास ही है। फर्स्ट पोलर बॉडी के पास क्या गया, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे थोड़ा सा साइटोप्लाज्म गया और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम। एक सेट ऑफ क्रोमोसोम क्यों गया, क्योंकि हमें मियोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस करना था और फर्स्ट पोलर बॉडी हमारा आगे चल के डीजनरेट होने वाला है। तो एक डिफरेंस हमें ये क्या पता चला, जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस देख रहे थे वहाँ पे जब मियोसिस 1 हुआ तो 2 सेल बने थे, यहाँ पे भी 2 सेल बने, लेकिन एक सेल क्या हो जाने वाला है हमारा, डीजनरेट हो जाने वाला है। तो आंसर हम क्या देंगे, मियोसिस 1 के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल मिलेगा, सेकेंडरी oocyte, क्योंकि फर्स्ट पोलर बॉडी हमारा डीजनरेट होने वाला है। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे हमारे क्या चल रहा था, मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में हमारा आगे रिलीज हुआ सेकेंडरी oocyte। इसी चार्ट को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे। सेकेंडरी oocyte में भी क्या हुआ, मियोसिस 2 स्टार्ट हुआ, लेकिन अब ये क्या हो गया, मेटाफेज स्टेज में रुक गया। यानी फीमेल्स ने जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ,
हर मंथ सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। वो सेकेंडरी oocyte किस स्टेज में आके रुक गया? मेटाफेज 2 में। मेटाफेज 2 में आके रुक गया, तो अब आगे इसका कब मियोसिस 2 कंप्लीट होगा ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। यानी जब ओव्यूलेशन हुआ तो फीमेल ने क्या रिलीज़ किया? सेकेंडरी oocyte। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब ओव्यूलेशन हुआ तो फीमेल ने ओवम रिलीज़ किया। नहीं, ओवम नहीं रिलीज़ होता है, रिलीज़ क्या होता है हमारा? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हुआ ओव्यूलेशन के टाइम, तो अब चांसेस क्या है? चांसेस है कि वो फर्टिलाइज हो जाए, यानी स्पर्म्स के साथ क्या हो जाए? सिंगेमी हो जाए उसकी। चांसेस ये भी है कि फर्टिलाइज ना हो उस टाइम पे। तो हम लोग पहला केस देखते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर स्पर्म और ओवम फ्यूज़ नहीं हुए, तो ऐसे केस में वो सेकेंडरी oocyte क्या हो जाएगा? वहीं पे डिजनरेट हो जाएगा, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, वो एंडोमेट्रियम के साथ हमारा शेड ऑफ हो जाएगा सेकेंडरी oocyte। पहला केस क्या था हमारा? नो फर्टिलाइजेशन। नो फर्टिलाइजेशन वाले केस में हमने क्या देख लिया? सेकेंडरी oocyte भी हमारा डिजनरेट हो जाएगा, यानी एंडोमेट्रियम शेड ऑफ करेगा, तो साथ ही साथ हमारा सेकेंडरी oocyte भी बाहर निकल जाएगा। सेकेंड क्या है हमारा? अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, क्योंकि ये मियोसिस 2 के मेटाफेज स्टेज में रुका हुआ था, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ पे होने क्या वाला है? इसका मियोसिस 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तो एक सेल से फिर से 2 सेल बन जाएंगे, और उस दूसरे सेल का नाम क्या हो जाएगा हमारा? ओवम। और साथ साथ हमारा जो 2 सेल बनने वाले सेकंड सेल का नाम क्या हो जाएगा? सेकंड पोलर बॉडी। यहाँ पे सेकंड पोलर बॉडी क्यों बना? एक यहाँ बना था क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ में हमें रिड्यूस करना था। यहाँ पे सेकंड पोलर बॉडी हमारा इसलिए बना क्योंकि अनइक्वल डिवीजन हुआ था, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस की वजह से यहाँ पे क्या हुआ? सेकेंडरी oocyte सेकेंड पोलर बॉडी भी हमारा बना, और फीमेल में अब ये क्या हो गया हमारा? ओवम बन गया। यानी स्पर्म अभी तक न्यूक्लियस इसका फ्यूज नहीं हुआ, स्पर्म जस्ट एंटर ही किया है यहाँ पे। अभी ये क्या है? अभी भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अभी स्पर्म फ्यूज नहीं हुआ है, ध्यान देना इस बात को। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या बन रहा है यहाँ पे हमारा? स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में कुछ डिफरेंस देखा हमने। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है, oogenesis हमारा पहले ही इंट्रायूट्राइन लाइफ में स्टार्ट हो गया था। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने देखा था एक स्पर्मेटोगोनिया से मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद 4 स्पर्म बन रहे थे। यहाँ पे हमने डिफरेंस क्या देखा? एक oogonia से आगे चल के हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही ओवम बन रहा है, यानी मेल गैमेट हमारा 4 बनता है, फीमेल गैमेट हमारा कितने बनते हैं? 1 बनते हैं। ऐसे ही हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में भी देखा है, वहाँ पे भी पॉलन ग्रेन और वो सब हमने कंपेयर करके देखा हुआ, वहाँ पे भी 4 बनते हैं मेल गैमेट, और फीमेल गैमेट 1 ही बनता है। फेट ऑफ स्पर्म इन ओवम, यानी स्पर्म एक बार जब एंटर कर गया, यानी कि यहाँ पे फर्टिलाइज कर दिया, तो वहाँ पे आगे होने क्या वाला है? जैसे ही स्पर्म एंटर किया, यहाँ पे हमारा मियोसिस 2 भी कंप्लीट हो गया, स्ट्रक्चर हमारा बन गया ओवम। स्पर्म का आगे होने क्या वाला है? ऑल द पार्ट ऑफ स्पर्म विल डिजनरेट एक्सेप्ट इट्स DNA या इट्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सर्वाइव करेगा स्पर्म का, और साथ ही साथ स्पर्म का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, स्पर्म पूरा एंटर करेगा। स्पर्म का हेड, टेल, नेक, मिडिल पीस सब कुछ एंटर करेगा स्पर्म, लेकिन पूरा का पूरा स्पर्म होने क्या वाला है? वहाँ पे डिजनरेट कर जाएगा एक्सेप्ट स्पर्म का न्यूक्लियस और स्पर्म का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। जानते हैं रीज़न क्यों ऐसा होगा? स्पर्म के न्यूक्लियस के पास होगा क्या? DNA होगा, यानी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम कौन लेके आ रहा है? स्पर्म से आ रहा है। वो क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, ओवम के क्रोमोसोम जब फ्यूज होंगे तो हमारा वापस से डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा, तो न्यूक्लियस को बचाना जरूरी था। सेकंड क्या है हमारा? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल को क्यों बचाया गया? क्योंकि ओवम के पास खुद का सेंट्रियोल नहीं है, ओवम के पास खुद का सेंट्रियोल नहीं है। खुद का सेंट्रियोल नहीं है तो वो क्या करेगा? अपने मेटाफेज 2 को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। सेंट्रियोल का काम क्या है? हमें याद होगा, सेंट्रियोल का काम है स्पिंडल फाइबर बनाना। जब तक स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा वो मेटाफेज से एनाफेज में नहीं जाएगा। तो हमारे पास ओवम के पास खुद का सेंट्रियोल नहीं था, वो सेंट्रियोल उसे कहाँ से मिलेगा? स्पर्म का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। एनसीईआरटी में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल डायग्राम में दिख जाएगा स्पर्म के डायग्राम में, लेकिन वहाँ पे लेबल नहीं किया गया है। एनसीईआरटी में स्पर्म का डायग्राम दिया हुआ है, एक्रोसोम वगैरह सब कुछ दिखाया है, लेकिन वहाँ पे मेंशन नहीं किया, यानी लेबल नहीं किया गया कि ये स्पर्म का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है। तो पूरा स्पर्म आगे चल के डिजनरेट हो जाने वाला है। स्पर्म के सिर्फ 2 पार्ट बचेंगे, क्या क्या? स्पर्म का न्यूक्लियस और स्पर्म का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। न्यूक्लियस को क्यों बचाया? क्योंकि उसके पास DNA है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम लेके वो गया है। सेकेंड, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हमने क्यों बचाया? ताकि आगे चल के ये जो मेटाफेज में रुका हुआ है, मेटाफेज में हमारा पॉज हुआ था, उस मेटाफेज को हम एनाफेज में ले जाएं, टीलोफेज में ले जाएं, फाइनली हमारा 2 सेल बन जाएं फर्टिलाइजेशन होने के बाद। यानी प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हमारा क्या कराएगा? क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट कराएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हमारा कराने क्या वाला है? क्लीवेज डिवीजन।
तो इसी के साथ हमारा oogenesis भी कंप्लीट हो गया। कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पे एक oogonia से एक फीमेल गैमेट बना, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटेन स्टेज में अरेस्ट हुआ था बर्थ के टाइम, जो कि प्यूबर्टी के टाइम कंप्लीट हो गया। फिर वो किस में आगे चल के अरेस्ट हो गया, मेटाफेज 2 यानी मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में। नो फर्टिलाइजेशन वाले कंडीशन में क्या होना है, सेकेंडरी oocyte ही डिजनरेट कर जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा ओवम। एनसीईआरटी में ये चीज़ दी गई है अच्छे से। फिर एक और क्वेश्चन क्या बन रहा है हमारा, मियोटिक 1 के बाद एक सेल बना यानी एक हमारा सेकेंडरी oocyte बना जो कि ओव्यूलेशन के टाइम रिलीज हो रहा है। ध्यान देना है, ओव्यूलेशन के टाइम ओवम रिलीज नहीं होता, क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte। साथ साथ फर्स्ट पोलर बॉडी बना, वो क्यों बना, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को हटाना था। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं oogenesis का हार्मोनल रेगुलेशन। तो आगे देखते हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ oogenesis, यानी oocyte रिलीज हुआ तो साथ साथ हार्मोन्स में क्या क्या चेंजेस आए। तो कुछ चीज़ें स्पर्मेटोजेनेसिस से सिमिलर हैं, जैसे स्टार्ट हमारा कहाँ होगा, हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होगा। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा हमारा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दैट इज GnRH। GnRH रिलीज हुआ, GnRH वर्क कहाँ करेगा हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन हमारे रिलीज होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी तक चीज़ें नहीं तक क्लियर है। वहाँ पे क्या हो रहा था, LH अलग सेल में जा रहा था, FSH अलग सेल में जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के दोनों ओवरी के पास आए। ओवरी हमारा क्या प्रोड्यूस करता है, सबको पता होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो एक बेसिक चीज़ हुआ यहाँ तक, ये इनफैक्ट क्लास 12th की चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल लेवल की चीज़ है। क्लास 11th में भी हमने ये पढ़ा है एंडोक्राइन सिस्टम में। हाइपोथैलेमस रिलीज किया GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH कहाँ गया हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, ये क्या रिलीज कराएगा, FSH एंड LH। FSH LH कहाँ वर्क करेंगे, हमारे ओवरी पे कराएंगे, क्या हमारा ओव्यूलेशन वाला प्रोसेस को फैसिलिटेट कराएंगे, यानी आगे चल के हमारा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट होने वाला है। काम की चीज़ें एग्जाम में MCQ टाइप क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए सकते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। देखते हैं पहला चीज़, अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा। तो पहले हमें समझना है एस्ट्रोजन का लेवल कब इंक्रीज होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कब इंक्रीज होगा। जब हम अभी अब देख रहे थे अपना ग्रेफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट, यानी प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना, सेकेंडरी oocyte के बाहर और लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ, वो हुआ हमारा मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। यानी मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है हमारा, सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte वाले लेयर के टाइम पे ये जो थीकल सेल हैं ये हमारा क्या रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन। यानी एस्ट्रोजन का रिलीज हो रहा है ओवरी से भी और ये थीकल सेल भी करा रहे हैं। फिर नेक्स्ट चीज़, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल के बाद आगे हमारा हो क्या रहा है, जब ओव्यूलेशन हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा यानी मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल हमारा रप्चर हो जाएगा। ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हुआ तो सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा और नेक्स्ट हमारे पास जो बना उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। इनफैक्ट मैं बताऊं, कॉर्पस ल्यूटियम से पहले एक और स्टेज आता है, कॉर्पस हिमोरेजिकम। कॉर्पस ल्यूटियम से पहले एक और स्टेज हमारा क्या आता है, कॉर्पस हिमोरेजिकम। कॉर्पस हिमोरेजिकम को ही हम लोग बोलते हैं इट इज़ दी फर्स्ट वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। हमारा फर्स्ट वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर आफ्टर ओव्यूलेशन क्या होता है हमारा, कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि पहली बार ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन यहाँ हुआ। इट कन्वर्ट, फिर कॉर्पस ल्यूटियम हमारा क्या बन जाता है, कॉर्पस हिमोरेजिकम। कॉर्पस हिमोरेजिकम हमारा क्या बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ हमें कॉर्पस ल्यूटियम ही दिया गया है। कॉर्पस ल्यूटियम हमारा एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, यानी ये हमारा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कराता है। अब हमें पता चल गया प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से रिलीज हो रहा है एक्चुअली में। ओव्यूलेशन हुआ, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, सेकेंडरी oocyte रिलीज होकर वो वेट करेगा किसका, फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन हुआ तो ओवम में चेंज जाएगा, नहीं हुआ तो सेकेंडरी oocyte ही डिजनरेट कर जाएगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, ये फर्टिलाइज हो गया और उसी टाइम पे हमारा क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, उस हार्मोन का नाम क्या है हमारा, प्रोजेस्टेरॉन। अब हम समझ सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज हो गया और एस्ट्रोजन का लेवल कैसे इंक्रीज हुआ। मान लेते हैं एस्ट्रोजन यहाँ से इंक्रीज हुआ, प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से इंक्रीज हुआ। कॉर्पस ल्यूटियम कुछ ही टाइम के लिए एक्टिव होता है, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम तभी तक एक्टिव है, तभी तक ये बना हुआ है जब तक ये फर्टिलाइजेशन का वेट कर रहा है। यानी सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, वो 9 डेज तक वेट करता है किसका, कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सेकेंडरी oocyte भी डिजनरेट हो जाएगा और हमारा कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजनरेट होने वाला है। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। अगर एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हुआ, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज हुआ और हमने मान लिया कि साथ ही साथ हमारा क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी कॉर्पस ल्यूटियम स्टेबल हो गया पूरे 9th मंथ के लिए। कॉर्पस ल्यूटियम स्टेबल हो गया पूरे 9 मंथ के लिए, तो वो क्या रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। हम चाहेंगे क्या कि प्रोजेस्टेरॉन लगातार हमारा बनता रहे,
ऐसा कैसे पॉसिबल है? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फिलहाल इंक्रीज हुआ है, क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ और कॉर्पस ल्यूटियम स्टेबल है, एस्ट्रोजन का भी लेवल हाई है। ये दोनों हम चाहते हैं हाई ही रहे। ये हम कैसे हाई कराएंगे? यहाँ पे हमने क्या भेजा? निगेटिव फीडबैक। अगर इन दोनों का लेवल बहुत हाई हो गया तो हम क्या कर रहे हैं? निगेटिव फीडबैक भेज रहे हैं। किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को। ये दोनों ने निगेटिव फीडबैक भेजा तो हुआ क्या? जीएनआरएच कम हो गया। जीएनआरएच कम हुआ तो एफएसएच एलएच कम हुआ। एफएसएच एलएच कम हुआ। अब मान लेते हैं एलएच कम होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूलेटिंग हार्मोन। एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन द 13th डे द लेवल ऑफ एलएच रीचेज मैक्सिमम। इसी को हम क्या बोलते हैं? 13th और 14th डे पे एलएच सर्ज यानी मैक्सिमम लेवल ऑफ एलएच हो जाता है। उसी टाइम पे हमारा क्या होता है? सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, यानी ओव्यूलेशन हुआ। अब ओव्यूलेशन हो गया तो उसी टाइम पे हमारा क्या हुआ? कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब उस केस में कॉर्पस ल्यूटियम हमारा स्टेबल हो जाएगा पूरे के पूरे 9 मंथ के लिए, यानी फुल प्रेगनेंसी पीरियड के लिए कॉर्पस ल्यूटियम स्टेबल हो गया। कॉर्पस ल्यूटियम स्टेबल हो गया तो वो क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कराएगा। प्रोजेस्टेरॉन को हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। हम चाह क्या रहे हैं कि नेक्स्ट ओव्यूलेशन ना हो जाए। एक बार ओव्यूलेशन हुआ, हम चाह रहे हैं अब नेक्स्ट 9 मंथ के लिए ओव्यूलेशन रुक जाए। नेक्स्ट ओव्यूलेशन हम रोकेंगे कैसे? इन दोनों का लेवल हाई है, इन दोनों का लेवल हाई हुआ तो निगेटिव फीडबैक भेजा। निगेटिव फीडबैक भेजा तो जीएनआरएच कम हुआ, जीएनआरएच कम हुआ, एफएसएच एलएच कम हुआ। एलएच का लेवल अगर 13 डे पर नहीं इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब ओव्यूलेशन नहीं होगा, और ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो हमारा नेक्स्ट प्रेगनेंसी क्या है? स्टेबल है। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस हुआ कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ यानी प्रेगनेंसी नहीं हुआ, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आफ्टर 9 डेज कॉर्पस ल्यूटियम हमारा डीजनरेट होने लगेगा। कॉर्पस ल्यूटियम हमारा डीजनरेट होने लगेगा तो हमारा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हुआ, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होना कम हो गया। प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होना कम हुआ तो सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है तो हम चाहेंगे क्या? कि हमारा नेक्स्ट ओव्यूलेशन अब स्टार्ट हो जाए, यानी नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाए। क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सेकेंडरी oocyte डीजनरेट हो गया। एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हुआ तो ये क्या कराएगा? पॉजिटिव फीडबैक भेजेगा। अगर दोनों का लेवल इंक्रीज हुआ था तो हमने निगेटिव फीडबैक भेजा, क्योंकि हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल रोकना था। अगर सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हुआ तो हम पॉजिटिव फीडबैक भेजेंगे ताकि हमारा नेक्स्ट ओव्यूलेशन भी हो जाए। कैसे पॉजिटिव फीडबैक काम कर रहा है? एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ? पॉजिटिव फीडबैक गया जीएनआरएच के पास, जीएनआरएच इंक्रीज हुआ। जीएनआरएच इंक्रीज हुआ तो एफएसएच एलएच इंक्रीज हुआ। एफएसएच एलएच इंक्रीज हुआ तो वापस से हमारा क्या हो जाएगा? एलएच सर्ज हो जाएगा। एलएच सर्ज होगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा? हमारा नेक्स्ट ओव्यूलेशन भी हो जाएगा। तो इनफैक्ट एनसीईआरटी में ग्राफ भी दिख रहा होगा आप लोगों को, मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ ही दिया हुआ है। वहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है कि 13 डे पे एस्ट्रोजन का लेवल मैक्सिमम है तो 14 डे पे एलएच का लेवल मैक्सिमम है। 13 डे पे एस्ट्रोजन का लेवल मैक्सिमम हुआ तो उसने पॉजिटिव फीडबैक भेजा। पॉजिटिव फीडबैक कहाँ काम किया? हाइपोथैलेमस पे। जीएनआरएच रिलीज हुआ, एफएसएच एलएच रिलीज हुआ। 13 डे पे एस्ट्रोजन हाई था, 14 डे पे एलएच हाई है, तो साथ ही साथ 14 डे पे क्या होगा? हमारा ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हुआ तो 9 डे तक अब क्या हो गया? हमारा कॉर्पस ल्यूटियम वेट कर रहा है कि सिग्नल मिले कि कॉर्पस ल्यूटियम को स्टेबल करना है। यानी ओव्यूलेशन हुआ, वो फर्टिलाइजेशन का वेट कर रहा है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट हमारा एक हार्मोन रिलीज करता है एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। अगर एचसीजी आया तो कॉर्पस ल्यूटियम हमारा स्टेबल हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम स्टेबल हो गया तो नेक्स्ट 9 मंथ के लिए हमारा प्रेगनेंसी स्टेबल हो गया। प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है, यानी अब सेकंड केस आ गया हमारा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों के लेवल हाई हैं। ऐसे केस में हम क्या करेंगे? निगेटिव फीडबैक भेज देंगे। जीएनआरएच कम हो जाएगा, एफएसएच एलएच कम हो जाएगा। एफएसएच कम हुआ तो एफएसएच का लेवल कम हुआ, एफएसएच का लेवल कम हुआ तो नेक्स्ट ओव्यूलेशन नहीं होगा, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरे 9 मंथ के लिए स्टॉप हो जाएगी। तो ये था हमारा हार्मोनल रेगुलेशन। आई होप क्लियर हुआ होगा टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis से हर साल क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So thank you so much for watching us.